Hello, students, and welcome to the History Class 7, Chapter 2 New Kings and Kingdoms. In this video lecture, we will study Chapter 2 New Kings and Kingdoms of Class 7 of History, Our Past 2. तो सबसे पहले हिस्ट्री कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है. हिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें कुछ हम स्टोरीज़ के बारे में पढ़ते हैं, कुछ एंशियंट स्टोरीज़, कुछ मिडीवियल स्टोरीज़, कुछ मॉडर्न स्टोरीज़. तो न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में हम पढ़ेंगे राजों के बारे में और उनके राज्यों के बारे में, किंग्स और किंगडम्स के बारे में. तो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो. न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. Many new dynasties emerged after the 7th century. 7th century के बाद बहुत सारी डायनेस्टीज इमर्ज होने लगी. डायनेस्टीज मतलब खानदान, पुरखे, पुरानी डायनेस्टीज, फैमिलीज, बड़ी बड़ी फैमिलीज, वो क्या होने लगी, इमर्ज होने लगी 7th century के बाद. मतलब ईयर 700 के बाद, ईयर 600 के बाद, सॉरी 700 नहीं. जो सेंचुरी होती है, जो भी नाम होता है सेंचुरी का, जैसे फॉर एग्जांपल 7th सेंचुरी तो 600 लेते हैं हम. 19th सेंचुरी मतलब 1800. तो इसलिए 7th सेंचुरी मतलब 600 ईयर्स के बाद मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड. Caption 1 shows with major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th centuries. तो जो कैप्शन 1 है, जो ये मेजर किंगडम्स, ये जो मैप आप देख रहे हैं, इस पे बहुत सारी रूलिंग डायनेस्टीज बताई गई हैं. कौन सी? जो 7th और 12th सेंचुरीज के बीच में रूलिंग डायनेस्टीज थी, वो वाली. तो आप इसे एक बार देख सकते हैं ध्यान से. द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज. अब इमर्जेंस हुई कैसे और कहाँ हुई, किसकी हुई, तो वो हम इसमें पढ़ते हैं. बाय द 7th century देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. 7th century तक वहाँ पे बहुत सारे बिग लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े बड़े ज़मींदार थे, और वॉरियर चीफ्स थे. कहाँ पे? डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? एक ऐसा देश या ऐसा कॉन्टिनेंट जो चारों तरफ से या 3 तरफ से पानी से घिरा हो, पानी से भी घिरा हो और कंट्रीज से भी घिरा हो, और वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, उसे कहते हैं सब कॉन्टिनेंट. एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबॉर्डिनेट्स और समानतास. जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे किंग्स थे, राजे थे, राजा महाराजा थे तब उस टाइम के, वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि उस सब कॉन्टिनेंट के रीजन्स के हम सबॉर्डिनेट्स हैं, हम समानताज हैं, हम वहाँ के सबॉर्डिनेट्स हैं, राजे हैं. They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at their courts and provide them with military support. तो वो चाहते थे कि वो उनके लिए गिफ्ट्स लाएं और उनके लिए मिलिट्री सपोर्ट भी दें, उनके कोर्ट में भी हाजिर हों, मतलब उनकी सेवा करें और उनकी आवभगत करें. तो एज समानतास गेन पावर एंड वेल्थ, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी महासमानता. अब जो समानता थे, जो सबॉर्डिनेट्स थे, जब उनके पास पावर आने लग गई तो उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? महासमानता, महामंडेश्वरा. द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, मतलब एक रीजन का अपने आप को हेड घोषित कर दिया, अपने आप को महासमानता घोषित कर दिया. वाओ. एंड सो ऑन. वो ऐसा करते गए.
Sometimes they asserted their independence from their overlords. जो उनके ऊपर के ऑफिसर्स होते थे वो उनसे अपनी आज़ादी चाहने लगे कभी कभी. तो one such instance was that of राष्ट्रकूटास in the Deccan. तो ऐसा ही एक इंस्टेंस था, ऐसा ही एक एग्जाम्पल था राष्ट्रकूटास का डेक्कन में. इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका. वो इनिशियली तो चालुक्यास जो कर्नाटका के थे उनके सबॉर्डिनेट थे, मतलब उनके नीचे थे. बट इन द मिड 8th century दंती दुर्गा, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden womb. तो उसने क्या किया, एक दंती दुर्गा ने, जो राष्ट्रकूटा का चीफ था, जो चालुक्य के नीचे आता था, उसने अपने ओवरलॉर्ड को, मतलब अपने हेड को, चालुक्य हेड को ओवरथ्रो कर दिया, मतलब उसको हरा दिया, उसको हटा दिया. और फिर क्या किया उसने, हिरण्यगर्भा किया. हिरण्यगर्भा क्या होता है, गोल्डन वॉम्ब, मतलब वो खुशी से उसने एक रिचुअल किया. When this ritual was performed with the help of Brahmanas, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya. जब ये रिचुअल हुआ, परफॉर्म हुआ विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास, मतलब ब्राह्मण्स की हेल्प से ये रिचुअल हुआ था. ये उसने खुद नहीं किया था, ये ब्राह्मण्स की हेल्प से ही किया था उसने. तो उसे क्या माना था, रीबर्थ माना था. किसका रीबर्थ, रीबर्थ क्या होता है, एक नया जन्म, पुनर्जन्म. किसका, क्षत्रिय का, एक सैक्रिफाइसर का, एज अ क्षत्रिय. क्षत्रिय मतलब लड़ाई करने वाला, एक योद्धा. इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ, हालांकि वो उसका असलियत में जन्म नहीं था, वो पैदा नहीं हुआ था दोबारा, लेकिन फिर भी उसका एक पुनर्जन्म माना गया था ऐसा. In other cases, men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. अब other cases में, अगले cases में क्या होता था, जो आदमी होते थे enterprising families से, बड़ी बड़ी families से, वो अपनी military skills को use करते थे. क्या करने के लिए, kingdoms बनाने के लिए, अपने राज्य बनाने के लिए. For instance, for example, the Kadamba Mayursharaman and the Gurjara Prathihara हरिचंद्र वर ब्राह्मण्स. ये जो नाम है ये आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है. ये ब्राह्मण्स थे. इन्होंने क्या किया, दे गिव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस. उन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को गिव अप कर दिया और मिलिट्री में आ गए. उन्होंने आर्म्स उठा लिए, हथियार उठा लिए, और सक्सेसफुली उन्होंने किंगडम्स अपने एस्टैब्लिश कर लिया. कहाँ पे, कर्नाटका और राजस्थान में. तो ये कदम्बा मयूरशर्मन और गुर्जरा प्रतिहारा और हरिश्चंद्रा, ये ब्राह्मण्स ने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को गिव अप किया, हथियार उठाए और किंगडम्स को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किया कर्नाटका और राजस्थान में. आगे चलते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, हमारा एक टॉपिक हो गया, न्यू इमर्जेंस ऑफ द डायनेस्टीज. और अभी हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स. तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखेंगे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती थी, कैसे रूल चलता था. Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja, Adhiraja, Great King, Overlord of Kings, Tribhuvana, Chakravartin and so on. अब इसका मतलब क्या है, ये जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, इसका कोई मतलब नहीं है. उन्होंने क्या किया, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने बड़े बड़े टाइटल्स रख लिए. जैसे मैं महाराजा हूँ, मैं अधिराजा, मुझे लोग कहेंगे महाराजा अधिराजा, या मुझे लोग कहेंगे लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स, त्रिभुवना चक्रवर्तिन. तो उन्होंने ऐसे ऐसे किया.
However, in spite of such claims, they often shared power with the Samantas as well as with associations of peasants, traders, and brahmanas. लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, इतने सारे क्लेम्स के साथ भी, इतने सारे टाइटल्स के साथ भी वो अपने समानताज, अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने नीचे काम करने वालों को कुछ पावर शेयर करते थे उनके साथ। और जो एसोसिएशंस होती थी पीजेंट्स की, फार्मर्स की, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स, और ट्रेडर्स, ब्राह्मण्स, इनके साथ भी वो पावर शेयर करते थे, मिल बांट के खाते थे। In each of these states, resources were obtained from the producers. जो रिसोर्सेज थे वो प्रोड्यूसर्स से ही ऑब्टेन किए जाते थे। और प्रोड्यूसर्स कौन थे? फार्मर्स थे, कैटल कीपर्स थे, आर्टिजन्स थे, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produce. लेकिन उनको क्या किया जाता था? कंपेल किया जाता था, मतलब फोर्स किया जाता था कि जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट उन्हें सरेंडर करना पड़ता है, उन्हें अपने राजाओं को देना ही होगा, उन्हें ऐसा फोर्स किया जाता था, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसको क्या कहा जाता था? कई बार ये कह देते थे कि ये तुम्हारा रेंट होगा, तुम्हें इसका ये रेंट ही देना है, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स। तो समटाइम्स these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. जो ज़मींदार होते थे वो इनसे रेंट के रूप में कुछ प्रोड्यूस ले लेते थे। जैसे किसी ने गेहूँ उगाया तो जो ज़मींदार है, जो मालिक है ज़मीन का, जहाँ पर जहाँ पर पीजेंट्स काम कर रहे हैं, उसने कह दिया कि जितना तुम गेहूँ उगाओगे उसका कुछ पार्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल 10%, तुम्हें मुझे देना पड़ेगा और ये तुम्हारा रेंट माना जाएगा कि तुम मेरी ज़मीन पे काम कर रहे हो तो तुम्हें इस ज़मीन का रेंट देना होगा। तो रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, ऐसा ही टैक्स ट्रेडर से भी कलेक्ट किया जाता था। तो ऐसे 400 टाइप के टैक्सेस थे। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलास who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kinds of taxes. अब जैसे किसी ने रेंट बोल दिया, किसी ने रेवेन्यू बोल दिया, तो ऐसे 400 अलग अलग टर्म्स थी। कहाँ लिखी हुई हैं? चोलास के इंस्क्रिप्शंस में लिखी हुई हैं, ये तमिलनाडु में जिन्होंने रूल किया था। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो मेंशन्ड टैक्स है, जो बार बार लिखा गया है, वो है वेट्टी, टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, एंड कड़माई और लैंड रेवेन्यू, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट। तो ऐसे ही ये कैश नहीं लेते थे, लेकिन उनसे फोर्स्ड लेबर लेते थे, बेगार लेते थे। फोर्स्ड लेबर को बेगार कहते हैं। यहाँ कड़माई, उनको कड़माई कह देते थे लैंड रेवेन्यू को। सिर्फ लूटने के बहाने थे और कुछ नहीं। तो ऐसे कोई टैक्सेस अभी भी कलेक्ट किए जाते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन है। हाँ, कुछ विलेजेस में अभी भी ऐसा किया जाता है, लेकिन उतना नहीं किया जाता। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. अब जैसे हमारी गवर्नमेंट है, ये कहती है कि हम टैक्स लेते हैं और इससे हम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम अपने कंस्ट्रक्शन करते हैं टेम्पल्स की, फोर्ट्स की, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। तो वैसे ही तब कहते थे कि these resources were used to finance the king's establishment, कि राजा के महल बनाएंगे, इससे हम टेम्पल्स बनाएंगे, किले बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आपके लिए भला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस नाम पे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, उनके लिए लड़ाई करने में भी यूज़ होता था। विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। इससे वो लैंड को भी एक्सेस कर लेते थे और ट्रेड रूट्स को भी एक्सेस कर लेते थे। तो द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज।
एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडिटरी। तो जो पोजीशंस होती थी, जैसे कि जो राजा होते थे, जो राजा का बच्चा होता था उसे ही राजा बना दिया जाता था, वो हेरिडिटरी हो जाती थी। एंड द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। तो जो फंक्शनरीज होती थी फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू, दे वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, बड़ी बड़ी फैमिलीज से। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, कि जो आर्मी में होते थे वो भी, उनकी भी पोजीशंस हाई कहाँ होती थी, इन बड़ी बड़ी फैमिलीज के जो आते थे उनकी हाई पोजीशन होती थी, जो छोटी फैमिलीज के आते थे छोटी पोजीशन होती थी। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजीशंस। इसमें क्या होता था, राजा के जो वो होते थे, रिश्तेदार होते थे, उन्हीं के ये ज़्यादातर पोजीशंस होती थी। फिर हम पढ़ते हैं अब प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। जो प्रशस्तीज होती हैं उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स लिखी होती हैं। प्रशस्तीज एक डॉक्यूमेंट्स की तरह है यहाँ पे, तो उसमें असलियत नहीं लिखी होती, लेकिन डिटेल्स कुछ तो होती हैं। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स। वो क्या बताते हैं कि जो रूलर्स हैं वो अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। असलियत नहीं लिखी हुई कि क्या होता है, लेकिन क्या होना चाहिए या क्या दिखाया जाता है वो लिखा हुआ है। एज वेलियंट विक्टोरियस वॉरियर्स, फॉर एग्जाम्पल, कि वो ब्रेव हैं और वो विक्टोरियस हैं, हमेशा जीतने वाले वो हैं, योद्धा हैं, ऐसा उन्हें दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने ले लिया यहाँ पे। These were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. अब ये कौन बनाते थे? Learned Brahmins. Learned मतलब बहुत पढ़े लिखे और बहुत ऊंचे पद के ब्राह्मण बनाते थे, जो ओकेजनली एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। अचीवमेंट्स ऑफ नागा भट्टा, इसको सिर्फ एक रीडिंग ले लेना, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ये। Kings often rewarded Brahmins by grants of land. जो राजा महाराजा होते थे वो अपने इन ब्राह्मण्स को जो लैंड दे देते थे, कुछ लैंड दे दी, कुछ जागीर दे दी कि जाओ ये तुम्हें दे दिए, अब ये तुम्हारा, ऐसे करते थे वो। तो दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। ये जो होता था लिख देते थे वो कॉपर की प्लेट्स पे, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो एक हुक के साथ टंगी हुई हैं बहुत सारी कॉपर प्लेट्स, इन पे ये चीज़ें लिख दी जाती थी। विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड। ये जैसे ब्राह्मण्स को हमने लैंड दे दी किंग्स ने, तो साथ में वो लिख देते थे कि हमने इतने एकड़ लैंड तुम्हें दे रहे हैं हम, तो वो इन कॉपर प्लेट्स पे लिख कर उन्हें दे देते थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वट वॉज गिवन विद द लैंड, ये भी आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. जो 12th century के लिए एक लॉन्ग संस्कृत पोएम थी, जिसमें कश्मीर में जो किंग्स थे जो रूल करते थे वहाँ पे, उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी एक पोएम में। जस्ट इमेजिन, एक पोएम में, संस्कृत पोएम में पूरी हिस्ट्री लिखी किंग्स की, वो भी कश्मीर के किंग्स की। इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हाना। किसने कंपोज करी है? कल्हाना ने, एक ऑथर थे ये। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट। वो कैसे अपना वो लिखता था? बहुत सारे सोर्सेस लेता था, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस ले लिए, डॉक्यूमेंट्स ले लिए, कोई आई विटनेस ले लिया, गवाह ले लिए, कोई कहीं से अकाउंट्स उठा लिए, और पुरानी हिस्ट्री किसी की पढ़ ली। वो पूरे अलग अलग सोर्सेस से डाटा कलेक्ट करके फिर उसमें लिखता था। Unlike the writers of Prashastis, he was often critical about rulers and their policies.
जो प्रशस्ति के राइटर्स थे उनकी तरह वो नहीं लिखता था, वो क्रिटिकली सिर्फ रूलर्स और उनकी पॉलिसीज के बारे में लिखता था। कौन? कल्हाना। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वॉरफेयर फॉर वेल्थ। इसका क्या मतलब है? वेल्थ मतलब अमीर होना, अमीर होने के लिए वॉरफेयर, लड़ाई, युद्ध। You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. हमने ये नोटिस किया कि ये जो रूलिंग डायनेस्टीज थी ये अलग अलग एक स्पेसिफिक रीजन्स की थी, कोई एक रीजन की, कोई एक रीजन की, कोई अलग रीजन की, एंड सो ऑन। एट द सेम टाइम दे ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरियाज। सेम टाइम पे वो कुछ अदर एरियाज को भी कंट्रोल करती थी। वो जैसे कोई करनाल है, करनाल की कोई रूलिंग डायनेस्टी है, अब वो सोच रही है कि मैं पानीपत को भी कर लूँ, रूल कंट्रोल कर लूँ। तो ये हो गया जो उस टाइम की रूलिंग डायनेस्टी सोचती थी, और वो ट्राई करती थी कि अगर मैं एक रीजन में हमारा कंट्रोल है तो हम उस कंट्रोल को और एस्टैब्लिश करें और टेरिटरीज को कॉन्कर करें। वन पर्टिकुलरली prized area was the city of कन्नौज in the गंगा वैली। एक जो पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया था वो था कन्नौज की सिटी जो गंगा वैली में थी। For centuries, rulers belonging to the Gurjara, Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasties fought for control over कन्नौज। बहुत सारी सेंचुरीज के लिए, बहुत कई 100 सालों के लिए रूलर्स ने जो गुर्जरा प्रतिहारा के थे, राष्ट्रकूटा के थे और पाला डायनेस्टीज के थे, उन्होंने क्या किया, कन्नौज के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए बहुत 100 सालों तक लड़ाइयाँ की, एक दूसरे से लड़ते मरते रहे, खून खराबा किया। Because there were three parties in this long drawn conflict, historians often describe it as the tripartite struggle. ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। तो इस लाइन का क्या मतलब है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये, बिकॉज देयर वर थ्री पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट। ये जो बहुत लंबी लड़ाई थी इसमें 3 पार्टीज थी। कौन कौन? गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टीज। तो इसलिए हिस्टोरियंस जो हैं, जो हिस्ट्री को लिखते हैं, उन्हें हिस्टोरियंस कहते हैं, और कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई। तो उन्होंने इस लड़ाई को ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल कहा। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको, एक्सप्लेन अबाउट द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, या व्हाई हिस्टोरियंस डिस्क्राइब्ड द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल एंड हाउ इट वाज डिस्क्राइब्ड, व्हाट वाज ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के बाद हम देखते हैं, एज वी विल सी, रूलर्स ऑल्सो ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। वो अपने पावर को दिखावा करने के लिए, अपने पावर का, अपने रिसोर्सेज का दिखावा करने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे राजा महाराजा। सो व्हेन दे अटैक्ड वन एंड अदर्स किंगडम्स दे ऑफन चोज टू टारगेट टेम्पल्स। तो एक तरह से यहाँ पे जो मंदिर होते थे वो उनकी पावर का एक सिंबल बन जाते थे कि जितने ज़्यादा बड़े बड़े मंदिर हैं उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे पावर है। तो जब भी किसी भी किंगडम्स में लड़ाई होती थी आपस में, तो वो हमेशा एक दूसरे के टेम्पल्स को टारगेट बनाते थे सबसे पहले, विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच। तो टेम्पल्स में, मंदिरों में वो बहुत बहुत ज़्यादा रिच होते थे, वो एक्सट्रीमली रिच, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्थ होती थी। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। ये हम चैप्टर 5 में इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, अभी हमने सिर्फ इतना ही देखा है। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान। ऐसे ही एक रूलर थे जो बेस्ट नोन इस टाइम के हैं, वो है सुल्तान महमूद गजनी जो अफ़गानिस्तान के।
ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030। उसने 997 ईयर से लेके 1030 ईयर तक रूल किया। एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। उसने अपने कंट्रोल को पूरे सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट तक पूरा एक्सटेंड कर लिया। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। उसने अपने सब कॉन्टिनेंट को रेड किया ऑलमोस्ट एवरी ईयर। His targets were wealthy temples, including that of सोमनाथ, गुजरात। उसके जो बड़े बड़े टारगेट्स थे वो थे बहुत वेल्दी टेम्पल्स, इंक्लूडिंग सोमनाथ। जो सोमनाथ टेम्पल है वो भी उसका एक बहुत बड़ा टारगेट था। सुल्तान। सुल्तान क्या होता है? सुल्तान एक अरबिक टर्म है, उसका मीनिंग होता है रूलर। Much of the wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital at Ghazni. एक मिनट, मैं ज़रा चैप्टर चेक कर लूँ कि कितना अभी रह गया है, तो उस हिसाब से हम अगले पार्ट के लिए डिसाइड करेंगे। अभी हमारा कुछ चैप्टर रह गया है, तो अभी हम इस चैप्टर को यहीं पे पॉज दे देते हैं। चोलास के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ये 2 पैराग्राफ हम कर लेते हैं इस वीडियो में। Much of the wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. तो जो महमूद था वो क्या करता था, वहाँ से जो वेल्थ उसके पास आती थी वो अपनी गजनी जो कैपिटल थी अफगानिस्तान में, वहाँ पे ले जाता था सारी। He was interested in finding out more about the people he conquered. वो क्या करता था, आप जहाँ पे वो कॉन्कर करता था, जहाँ कौन सी भी टेरिटरीज़ को वो कॉन्कर करता था, मतलब हड़पता था, उन पे रूल करता था, कंट्रोल करता था, वहाँ के लोगों की सोच के बारे में या लोगों के बारे में जानता था और जानने की बारे में कोशिश करता था। एंड entrusted a scholar named अल बिरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसने क्या किया, अल बरूनी नाम के एक स्कॉलर को पकड़ा, उसको अपने आप से एंट्रस्ट किया, मतलब उसे भरोसा दिलाया और उसे कहा कि एक अकाउंट बनाओ सब कॉन्टिनेंट का। दिस अरेबिक वर्क नोन एज द किताब अल हिंद। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, किताब अल हिंद क्या है? व्हाट इज़ किताब अल हिंद? एंड एक्सप्लेन अबाउट द किताब अल हिंद। या हु इज़ अल बिरूनी, हु रोट किताब अल हिंद? ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे 1 मार्क्स के बन सकते हैं हमारे। रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्टोरियंस के लिए। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। इसने क्या किया, अल बरूनी ने, इसने बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर्स से भी कंसल्ट किया इस अकाउंट को बनाने के लिए। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडिंग द चहमनाज लेटर नोन एज चौहान्स एंड हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। मतलब अदर जो राजे थे और महाराजा थे वो चहमनाज थे, चौहान्स जिनको कहा जाता है अब, वो दिल्ली और अजमेर में उन्होंने रूल किया। They attempted to expand their control to the west and the east. उन्होंने अपने कंट्रोल को वेस्ट और ईस्ट में बढ़ाने की बहुत कोशिश की। Where they were opposed by the चालुक्याज ऑफ गुजरात। उन्होंने वहाँ पे भी उनको चालुक्या से अटैक हुआ गुजरात के, और गहाडोलाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। द बेस्ट नोन चाहमना रूलर्स वॉज पृथ्वीराज 3। अब यहाँ पे कई बार आपने नोटिस किया होगा हिस्ट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल लुई 16, पृथ्वीराज 3, ऐसे कुछ रूलर्स के नाम के साथ 1, 2, 3, 4, ये कोई काउंटिंग नहीं चल रही कि इतने रूलर हैं। ऐसा है, ये होता है, डायनेस्टीज़ होती हैं। एक पृथ्वीराज है, उसका बेटा है, पृथ्वीराज 2 रख दिया, पृथ्वीराज 3, फिर पृथ्वीराज 4, उसके बेटे पृथ्वीराज 5, इसलिए यहाँ पे ऐसे काउंटिंग दी होती है। इसने कब से कब रूल किया? 1168 से 1192 तक
who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191. ये एक क्वेश्चन आ सकता है, पृथ्वीराज ने किसको डिफीट किया? सुल्तान मोहम्मद घोरी को। बट लॉस टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर, लेकिन अगले साल ही उसी से ही हार गया जिसको उसने हराया था। 1192 में सुल्तान मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज 3 को वापस हरा दिया। तो आज हमने इतना ही इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा। बाकी एक चोलास का छोटा सा पार्ट है, वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।